बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स उठाए हैं। पास्ट पेपर्स में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पास्ट पेपर में या हर पेपर में आपके पास क्या होता है, एमसीक्यूज का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स होते हैं? आपके 12 मार्क्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। ये हमारे पास 12 मार्क बिल्कुल सॉलिड मार्क्स है। इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने सही करेक्ट आंसर आपने चूज करना होता है और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 12 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं हासिल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास पास्ट पेपर हैं उनके तमाम के तमाम क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। याद रखें, इनमें से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इनमें से सीखेंगे। तो हमारे पास पहला पास्ट पेपर 2022 का है, मैथमेटिक्स 10th क्लास का है। इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास 4 जवाबात दिए गए होते हैं, आपने क्या करना होता है, जो करेक्ट आंसर होता है उसे आपने चूज करना है। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमने बताना होता है। आपके पास हमेशा 12 क्वेश्चन ही आएंगे, 12 मार्क्स होंगे। 1 या 2 इनमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपने थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, बकाया कि आपने डायरेक्ट आंसर देने होते हैं। तो ये उन्हीं में से एक सवाल है हमारे पास। देखिए, इसको हम रफ फर्क में सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहां पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में या रफ फर्क में इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा, 24x का स्क्वायर आएगा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इसकी जगह आपने ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने। अब आपको ये 2 नंबर अपने आप से निकालने होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं जो नंबर मैं निकालो आप भी वही निकाल। आप प्रैक्टिस करते जाए, जो ऐसे 2 नंबर्स जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए ये नंबर बने, उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने, ठीक है। ये अपने अपने आप से निकालना होता है। मुझे फॉलो करते हैं तो वो भी ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे, 10x की जगह हम लिखेंगे, यहां पर देखिए मैं लिखूंगा 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 और 4 कितने होते हैं, 10, x और x हो गए। याद रखें, एडिशन में x की पावर जमा नहीं होगी। तो 6x और 4x कितने होते हैं, 10x होते हैं। पहला तो हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब देखिए 6 4 जार 24, x और x का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में x की पावर ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। इन 2 नंबर्स को हमने आपस में जमा किया तो ये नंबर बना, इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर बना। दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब मैं क्या करूंगा, सॉरी यहां पर मैं लिख लेता हूं टेकिंग कॉमन, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं। हमने अब क्या करना होगा, कॉमन चूज करना होता है। कॉमन क्या होता है, ऐसी वैल्यू, कॉमन कैसी, किस शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में हमने उठानी है। कॉमन वो वैल्यू होता है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों वैल्यूज में मौजूद हो किसी ना किसी शक्ल में। तो अब चूज करते हैं। पहले पेयर में, पहले जोड़े में हमारे पास कॉमन क्या है, x यहां पर भी मौजूद है, x यहां पर भी मौजूद है, तो हम x को कॉमन लेते हैं। x यहां पर 2 था, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, एक ही x। प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। 6 है, यहां पर 6 लिखेंगे, एक x था वो बाहर आया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 4 है। मैं 4 चूज करता हूं। 4 24 की शक्ल में भी मौजूद है, कैसे, अब चेक करते हैं। यहां पर 4x था, 4 बाहर आए, पीछे क्या बचा, x को लिखूंगा, कौन सा साइन है, प्लस का है। 4 6 जार 24, 4 6 जार 24, तो 24 में 4 इस शक्ल में मौजूद था, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस शक्ल में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, हमें इसकी तरतीब मालूम है। अब x प्लस 6 2 दफ़ा है तो इसे हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 6 को हमने, ये 2 दफ़ा था, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। पीछे क्या बचा, x प्लस 4, हम x प्लस 4 को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। यहां तक तमाम बातें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं लिख लूंगा आइदर x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ठीक है, अब इसको भी हमने 0 के बराबर लिया और इसको भी, यहां पर दोनों एक ही साथ बराबर 0 थे, हम अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को हमने अलग अलग करके 0 के बराबर लिया। अब यहां पर देखिए ये 6 जो है यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा, x इज इक्वल टू 6 यहां पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए और लिखकर x, ये जो 4 है यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, x इज इक्वल टू -4। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ गया -6 और -4। आपके पास देखिए जो आपके पास 4 आंसर दिए गए थे, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है हमारे पास, -6 और -4। यहां पर मैं लिखूंगा -6 और -4 हमारे पास क्या है, वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारे पास सी होगा। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, ये आपके पास क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास ये हैं, क्या लिखेंगे, 1 w का स्क्वायर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर प्लस है और यहां पर कॉमा लगाया गया है। ठीक है, आपने इनमें से कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इन अ रेशो ए रेशो बी, इस तरह जो लिखते हैं, इसमें से जो b है इस सेकंड टर्म इज कॉल्ड ए रेशो बी, इस तरह लिखते हैं, जो सेकंड टर्म हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो b है, उसे हम क्या कहते हैं। अब यहां पर ए समझते हैं इसे, देखें हमारे पास क्या लिखा गया है, ए रेशो बी, इस तरह लिखा गया है। ठीक है, अब इन दोनों को समझ लेते हैं, क्या पता आपके पास ये आ जाए कि ए को क्या कहते हैं। ठीक है, दोनों सीख लेते हैं। हमारे पास जो ए होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो हमारे पास बी होता है वो हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट होता है। क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं मैथमेटिक्स टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि ए रेशो बी लिखा गया है, जो आपके पास बी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। आपके पास ये भी आ सकता है कि ए को क्या कहते हैं, आपको पता है कि एंटीसीडेंट, ये आपने सीख लिया। तो इसका आंसर हमारे पास बी है, वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, ये हमने सीख लिया। आगे चलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपके पास 4th वन का आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, आपके पास जो सेट होता है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सी आपके पास आंसर है, यहां पर हम इसे लिख लेते हैं, क्या, सिंगलेटन, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, इफ द वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 16 देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज। अगर आपके पास वेरिएंस 16 आ जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, कितना होगा, इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको थोड़ा सा स्लाइड सा हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इस प्रोसेस को सीख ले, आपके पास यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने प्रोसेस समझना है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले देखें, मैं लिखूंगा गिवन, हमारे पास दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है हमारे पास, कि वेरिएंस जो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो कितना दिया गया है, 16 है। ठीक है, वेरिएंस हमारे पास 16 दिया गया है। आगे चलते हैं, टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, हमने फाइंड आउट करना है। क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन अब हम फाइंड करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने लिखा। वेरिएंस, अब वेरिएंस को हम किस तरह लिखते हैं, यहां पर एक बात सीखें, वेरिएंस को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर देखें, वेरिएंस हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, स्क्वायर ऊपर लगेगा, ये वेरिएंस का हमने सिंबल लिखा। हमारे पास क्या दिया गया है, वेरिएंस कितना है, 16 है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखिए, मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ,
क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, वो भी दोनों तरफ। यहाँ पर मैं वेरिएंस का निशान लिखूंगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी हमने डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, मैंने वेरिएंस का ये स्क्वायर रूट डाल दिया इज इक्वल टू 16 को देखें मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। ये भी 16 है, ये भी 16 है, हमने सिर्फ मुख्तलिफ शक्ल में इसको लिख लिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इस स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आया 4। ये हमारे पास क्या है, आंसर हुआ। हमने सॉल्व कर लिया। आपने सिर्फ इस प्रोसेस को सीख लेना है। आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, आप इस प्रोसेस से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते। तो हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 4। हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है, बी है। यहाँ पर इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ x के ऊपर बार है इज इक्वल टू 55 है, सिग्मा x हमारे पास 900 है, देन n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है, इन तीनों वैल्यू से क्या कौन सा फार्मूला बन रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों वैल्यूज को जैसे ही हम देखेंगे हमारे पास, हमारे जहन में क्या आता है कि ये कौन सा है, हमारे पास ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखता हूं, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये हमने लिखा अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है। अब अनग्रुप्ड डेटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, क्या होता है, x के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन हमारे पास क्या है, n है। ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा का क्या है, फार्मूला है। अब क्या करेंगे, जिनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है वो वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट कर देना है। x बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 इज इक्वल टू सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 900, नीचे क्या है हमारे पास, n है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशंस चेंज कर देंगे, ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। हमारे पास किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर देखें, n इज इक्वल टू, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, 45 नीचे आ जाएगा, n ऊपर चला गया, 45 नीचे आ गया, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब कैंसिलेशन हो गए, यहाँ पर देखें, 45 1 जार 45, 45 20 जा हमारे पास क्या आता है, 900 आता है। आप चेक कर ले कैलकुलेटर में, ठीक है, आपके पास यही आंसर आएगा। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 20 आए। आप चेक कर ले हमारे पास 4 ऑप्शन में 20 मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। हमारा आंसर क्या हुआ, अभी यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 20 आपके पास हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज, के एक एरिया का जो सेक्टर होता है इसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास लंबा हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, हम उस फार्मूले को याद करेंगे। किसी भी सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, वो ये रहा। इसको एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/2 r का स्क्वायर, और ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इन एन एरिया इज बाउंडेड बाय डैश रेडाई। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्टर काफ़ी दफ़ा आ रहा है, इसको सीख लेते हैं कि भाई ये सेक्टर होता क्या है। हमारे पास देखें, ये हमारे पास सर्कल, एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या हुआ, सेंटर हुआ। यहाँ पर देखें, ये एक लाइन अगर यहाँ तक मैं लगाऊं, इसे क्या कहते हैं, एक रेडाई कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये एक लाइन यहाँ पर लगाऊं, ये लाइन मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी, कहीं पर भी लगा सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हुए, मैंने कितने लगाए, 2 रेडाई लगाए। जो ये हमारे पास अंदर बना, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। किसी भी सर्कल में अगर हम एक रेडाई सेंटर तक लगाए, दूसरा रेडाई यू लगाए, यू भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, यू भी, जो अंदर हमारे पास 2 लाइनों के बीच में बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सवाल में भी हमसे यही पूछा गया था कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेक्टर बनाए तो वो सेक्टर कितने रेडाई से बनकर मिलकर बनता है, एक रेडाई ये हुआ, एक रेडाई ये हुआ। तो 2 रेडाई से हमारे पास मिलकर हमारा जो सेक्टर है वो बनता है।
अगले की तरफ चलते हैं कि डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब टेंजेंट क्या होता है और कितने टेंजेंट हम एक सर्कल के बाहर से बना सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल का एक सेंटर है, ये लाइन हमने यू लगा दी और ये लाइन हमने यू लगा दी। तो हमने कितने टेंजेंट लगाए, हमने 2 टेंजेंट लगाए। एक सर्कल के बाहर से कितने टेंजेंट लग सकते हैं, 2। ये भी आज आपने सीख लिया। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज डैश एंगल, कि हमारे पास एक सर्कल होता है, एक सेमी सर्कल। ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल। आधे सर्कल में हमारे पास, सेमी सर्कल किसे कहते हैं, आधे सर्कल में। कहता है कि आधे सर्कल में हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, इसको ट्राई करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम देखें ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये आधा सर्कल है। अब हमने आधे सर्कल में क्या बनाना है, एंगल बनाना है। यहां पर एक लाइन में यू लगा लेता हूं, ठीक है। अब तीसरी लाइन में इन दोनों को आपस में मिला लेता हूं। ये लाइन मैंने यहां पर मिला ली। अगर हम चेक करें, ये वाला एंगल जो है हमारे पास कितना बना, 90 डिग्रीज का बना हुआ है। यहां पर अगर हम ऐसे डी रखें, यहां पर देखिए आपके पास कौन सा एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें से तीनों लाइन 90 डिग्री से छोटे हो, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से छोटे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हुआ, ये वाला, डी वाला। हमारे पास राइट एंगल जो है वो बिल्कुल सेमी सर्कल में बनता है, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है, इसको सीखते हैं। अ सर्कल हैज़ ओनली वन, कि किसी भी सर्कल में सिर्फ एक पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, डायमीटर, सेंटर, चौड़ और एंगल। तो अगर हम देखें, सर्कल में जो सेंटर होता है, ये आपके पास सर्कल का सेंटर, यहाँ से भी सेंटर ये है, यहाँ से भी सेंटर ये है, यहाँ से भी सेंटर ये है, यहाँ। तो हम क्या सीखेंगे, हमने क्या सीखा कि किसी भी सर्कल में जो सेंटर होता है वो सिर्फ एक ही होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर है वो क्या है, सेंटर है। तो इस तरह हमने पास्ट पेपर जो 2022 में आया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर लिया, ठीक है।